से आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 13 है आप लोग का मिट्टी, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉइल, ठीक है ना। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, मैं आप लोग को आज इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और आप लोग को मैं बता दूं, यदि इस चैप्टर का यदि अभी आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना भी है ये अगर नहीं याद किए तो याद कर लीजिए, ठीक है। ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास जो है वो बाबू शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से अभ्यास का प्रश्न क्या होता है, स्टार्ट होता है, शुरू होता है, ठीक है। फर्स्ट में कह रहा है सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। जो सबसे उपयुक्त उत्तर है उसको क्या करना है, चिन्हित करना है, टिक लगाना है। कहता है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। बताइए जल धारण मतलब क्या, जल को सूखने। अगर मानिए कौन सा ऐसा मिट्टी होगा, कौन सा ऐसा मिट्टी होगा जिसमें हम लोग जल देंगे तो वह सूख लेता है ना। तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए हमको। चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी आप लोग देखें, यदि चिकनी मिट्टी को आप लोग देखे होंगे तो उसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है, जल सोखने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार आगे देखिए, कहता है दूसरा क्वेश्चन, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी का मतलब हुआ धान की फसल जो होगा वो सबसे अधिक उपजा, ठीक है ना, किस मिट्टी में हुआ, ठीक है। तो आप लोग क्या बताएंगे, चिकनी और दोमट मिट्टी। ये इसका सी नंबर जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिकनी मिट्टी हो या दोमट मिट्टी अगर हम लोग लगाते हैं तो धान की फसल जो होगी वो उपयुक्त होगी, ठीक है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है। तो आप लोग बोलेंगे बलुई मिट्टी, ठीक है। बलुई मिट्टी में क्या होता है, ये बालू की तरह होता है और इसमें जो अंतःस्रवण की जो दर है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए आप लोग का यही तीन क्या था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो आप लोग कर लिए। अब आप लोग का आता है यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। जब भी आपका फाइनल एग्जाम होगा ना, फाइनल जो आपका एनुअल एग्जाम होता है तो उसमें वार्षिक परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफ़ी भी आई है। कहता है मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। मिट्टी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। मिट्टी जो होता है उसका निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, मिट्टी का निर्माण आखिर होता कैसे है, ठीक है। आप लोग के मन में डाउट हो रहा होगा, इसका जानिए। आप लोग मिट्टी तो हर कोई बच्चा देखते होंगे, ठीक है। आप देखिए होंगे, ठीक है बाबू। आप लोग जो भी यहाँ पर रहते हैं सारे लोग जानते होंगे मिट्टी क्या होता है, ठीक है। मिट्टी कौन सा संसाधन है ये हमको बताइएगा नीचे, ठीक है। देखिए मिट्टी का जो निर्माण है वो एक धीमी लंबी प्रक्रिया से होता है, ठीक है। मिट्टी का जो निर्माण है वो तुरंत नहीं होता है, बहुत धीमी होता है और बहुत लंबा प्रक्रिया है उसका, जिसमें चट्टानों का अपक्षय, पहले चट्टानों का क्षरण होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित तरीकों से होती है। वायु और पानी का क्रियाकलाप, जब तेज धूप होता है ना तो वो चट्टान पर पड़ता है, ठीक है। तो उनका क्या होता है, विस्तार होता है। फिर जब ठंड पड़ती है तो वर्षा होती है, ठंड पड़ती है वर्षा होती है तो चट्टानें संकुचित हो जाती है, ठीक है। पहले क्या होता है, धूप पड़ता है चट्टान पर तो वो विस्तार हो जाता है, लेकिन जैसे ही ठंड पड़ेगा या वर्षा होगी तो चट्टान क्या होगा, संकुचित हो जाएगा। इससे चट्टानों में दरारें हो जाती है, ठीक है। चलिए जीवाणुओं का कार्य क्या है कि मिट्टी में जीवाणु रहते हैं जो चट्टानों को अपने कार्यों से खरिद करके पौधे की जड़ें चट्टानों में घुसकर उन्हें टूटने में मदद करते हैं। सीधे से आप लोग समझिए कि बड़ा बड़ा सा चट्टान होता है, चट्टान में धूप वर्षा जल पड़ता है जिसके कारण क्या होता है कि चट्टान का धीरे धीरे क्षरण होता है, जिससे वह है ना छोटा छोटा टुकड़ा में क्या होता है, विभक्त होता है। और वही छोटे छोटे टुकड़ा जो होता है धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो पूरा मतलब महीन हो जाता है, महीन कण में बदल जाता है, जिसको हम लोग मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लोग लिखिएगा तो कोई बात नहीं, ऐसे आप लोग को हम यहाँ पर दे दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर बताए। अब आप लोग को ये तीनों में अंतर बताना है, ठीक है। और हाँ, यदि आप लोग अभी तक चैप्टर नंबर, ठीक है, मैं आप लोग को बार बार बताऊँ, चैप्टर नंबर आप लोग 1 से लेकर अगर 12 तक के चैप्टर, जहाँ अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर है ना, वहाँ तक के क्वेश्चन आंसर को मैंने करवा दिया था। अगर नहीं देखे तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट से खोलकर आप लोग सारे क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए उत्तर में लिखेंगे बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। पहले देखिए प्रकार, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। अगर बात करें तो गुणवत्ता कठोर, मध्यम सूक्ष्म, है ना, पानी प्रवाहित करने की। देखिए इधर आपको बलुई मिट्टी बताना है, इधर दोमट मिट्टी, इधर चिकनी मिट्टी। बलुई मिट्टी में क्या होता है, गुणवत्ता कठोर होती है। दोमट मिट्टी में मध्यम होता है। चिकनी क्या होता है, सूक्ष्म छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए बलुई मिट्टी में क्या होता है, पानी प्रवाहित क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इस दोमट मिट्टी में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और इसमें देखिए
सिंपल समझिए, बलुई मिट्टी में कम होता है, ठीक है, दोमट मिट्टी में मध्यम होता है, चिकनी मिट्टी में अधिक होता है, ठीक है। अगर पोषक तत्व की बात करें तो बलुई मिट्टी में पोषक तत्व कम होते हैं, दोमट मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं वो मध्यम होते हैं, चिकनी मिट्टी में पोषक तत्व क्या होता है, अधिक होता है। बलुई मिट्टी कैसा होता है, कठोर होता है, बलुई मिट्टी कैसा होता है, कठोर होता है, दोमट मिट्टी मध्यम होता है, चिकनी मिट्टी सूक्ष्म होता है, ठीक है। रंग की बात करें तो गहरा काला होता है, ठीक है, क्या होता है, गहरा काला होता है, किसका रंग, बलुई मिट्टी का। अगर हम लोग दोमट मिट्टी की रंग की बात करें तो हल्का काला होता है, जबकि चिकनी मिट्टी की बात करें तो ये क्या होता है जी, हल्का सफ़ेद होता है, सफ़ेद या हल्का होता है, ठीक है। अगर हम लोग भूमिगत बात करें तो ये जल निकासी होता है, कौन सा, बलुई मिट्टी। अगर दोमट मिट्टी की बात करें तो इसमें अधिक होता है, अधिक है ना। उसके बाद देखिए भूमिगत जल निकासी बलुई मिट्टी में अधिक होता है, दोमट मिट्टी में मध्यम होता है, चिकनी मिट्टी में कम होता है। क्या समझे आप लोग, अगर बलुई मिट्टी में भूमिगत जल निकासी की बात करें तो बलुई मिट्टी में अधिक होगा, दोमट मिट्टी में मध्यम होगा, चिकनी मिट्टी में कम होगा। अगर हम लोग फॉर्मोब्लेंस की बात करें तो बलुई मिट्टी में कम होगा, दोमट मिट्टी में मध्यम होगा, चिकनी मिट्टी में अधिक होगा। तो आप लोग समझे यहाँ तक। चलिए आगे कहता है अंतःस्रवण दर से आप क्या समझते हैं, क्या लिखेंगे, अंतःस्रवण दर से हमारा अभिप्राय है मिट्टी में पानी के अवशोषण की गति या तेजी से है, या मिट्टी की विशिष्ट विशेषताओं पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए अंतःस्रवण दर का मतलब है कि एक निश्चित समय में मिट्टी में कितना पानी अवशोषित हो जाता है, इसका मापन मिलीलीटर या घंटा या सेंटीमीटर या घंटा में किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि किसी मिट्टी में अंतःस्रवण दर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 घंटे में क्या कर रही है, 5 सेंटीमीटर गहराई तक पानी अवशोषित कर रही है, ठीक है। आप लोग समझे। अंतःस्रवण दर की मिट्टी की कई विशेषताओं जैसे कण का आकार होता है, पोरासिटी होती है, ह्यूमस सामग्री होता है आदि पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जल धारण क्षमता, ओके से आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है, अंतःस्रवण दर और जल धारण की क्षमता में क्या अंतर होता है जी, क्या बताएंगे, लिखेंगे जल धारण क्षमता से अभी हमारा अभिप्राय है मिट्टी द्वारा अवशोषित किए गए पानी की मात्रा से है, या मिट्टी के कणों के आकार, पोरोसिटी और ह्यूमस सामग्री पर निर्भर करता है। जब मिट्टी के कण छोटे होते हैं तो उनकी सतह क्षेत्र अधिक होता है और इसलिए जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसके विपरीत जब कण बड़े होते हैं तो सतह क्षेत्र कम होता है और जल धारण क्षमता भी कम होता है। अंतःस्रवण दर और जल धारण क्षमता में यह अंतर है कि अंतःस्रवण दर पानी के अवशोषण की गति या तेजी को दर्शाता है, जबकि जल धारण क्षमता मिट्टी द्वारा कुल अवशोषित किए गए पानी की मात्रा को बताता है। ओके बच्चों, आगे क्या लिखिएगा, उदाहरण के लिए आप लोग ये उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखिए कहता है समझाइए कि मिट्टी की अपर्दन, ठीक है, मिट्टी की अपर्दन तथा मिट्टी प्रदूषण किस प्रकार से रोका जाएगा। मिट्टी को अपर्दन का मतलब हुआ मिट्टी को बर्बाद जो करते हैं, मिट्टी जो प्रदूषण मतलब मिट्टी को क्या करना, प्रदूषित करना, ठीक है। इसको हम लोग किस प्रकार रोक सकते हैं, क्या लिखेंगे जी, मिट्टी के अपर्दन और मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए हम निम्न उपाय करेंगे, ठीक है। पहला उपाय क्या करेंगे कि पेड़ पौधे की कटाई को रोकेंगे, पेड़ पौधे को नहीं काटेंगे, नए पेड़ लगाएंगे, अधिक से अधिक क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। दूसरा उपाय क्या करेंगे, बांध नहर और गिरावटी भूमि बनाकर पानी के बहाव को रोकेंगे। तीसरा भूमि संरक्षण तकनीकों जैसे टेरेसिंग, कूटरिंग का उपयोग करेंगे। मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए अत्यधिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का उपयोग कम करेंगे। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों को उचित तरीके से निपटाएंगे। घरेलू कचरे को जमीन में ना डालकर उचित तरीके से निपटाएंगे। जैविक कृषि का प्रयोग करेंगे। इन उपायों को अपनाकर हम लोग मिट्टी के अपरदन को क्या कर सकते हैं, मिट्टी के अपरदन या प्रदूषण को क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक समझे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। यहीं तक आप लोग का क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। आप लोग का क्लास इसी प्रकार का जो है चलता रहेगा, ठीक है। और आप लोग का कल सुबह, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग सारे बच्चे, कल सुबह है ना 6 बजे, कल सुबह 6 बजे आप लोग का मैथ का क्लास है, ठीक है, क्लास 7 वाले बच्चों के लिए। तो आप लोग जाइए, मैथ का चैप्टर 10.1 को सॉल्व करवाएंगे पूरा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा सुबह 6 बजे, ठीक है। आप लोग उठ जाइएगा, अगर आप लोग सुबह में 6 बजे उठते हैं तो आप लोग जरूर क्लास कीजिएगा यही SBM क्लासेस के YouTube चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।